नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैंने कल आपको बताया था कि एमएसएमई लोन के बारे में, मुद्रा लोन के बारे में, उद्योग धंधा छोटा-मोटा करना है तो कैसे लोन मिल सकता है और क्या आपको बैंक मैनेजर को बोलना होगा। लेकिन उस सीरीज़ को कंटिन्यू करने से पहले मेरे बहुत से दोस्तों का मुझे कॉल आया और उन्होंने बताया कि वो एग्रीकल्चर से सेक्टर से रिलेटेड उद्योग धंधों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो हम ये वीडियो उसी पे कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में आप सभी को मालूम है केसीसी है उगाने के लिए, ये तो सभी को मोटा मोटा पता है, तो हम केसीसी पे एक वीडियो बाद में करेंगे। जो अभी सबसे ज़्यादा डिमांड में आया वो आया डेयरी उद्योग के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए या दूध से रिलेटेड धंधे के लिए क्या करना चाहिए, कैसे लोन मिलेगा और क्या होता है। तो मैं आज एग्री एलाइड एक्टिविटीज़ में जो आता है, एग्री एलाइड एक्टिविटीज़ का मतलब होता है, जो लोग सामान्य भाषा में समझें, वो जैसे किसान है, किसान खेती के साथ साथ 2 भैंसें पाल लेगा, 1 भैंसें पाल लेगा, तो या 4 मुर्गियां भी साथ में पाल लेता है, तो ये सब एग्री एलाइड एक्टिविटीज़ के हिस्से हैं। तो खास तौर पे पशुपालन तो हमेशा ही आदमी का पहला व्यवसाय रहा है। जब सबसे पहले जो आदमी था, तो आदमी तो पशुपालन ही करता था खेती में, तो उसके बाद आया। तो ये चीज़ हमारे धार्मिक ग्रंथों से भी आपको पता चलती होगी। भगवान कृष्ण जो है ग्वाला जाते थे, ये सब चीज़ें हैं। जो डेयरी उद्योग जो है बहुत प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण इंसानों का अंग रहा है। गाय को अघन्या कहा है ऋग्वेद में। अब देखो सर, ऐसा है कि दोस्तों, आज अगर हम डेयरी के बारे में बात करेंगे तो डेयरी उद्योग के 2 हिस्से हैं। प्रथम हिस्सा तो ये है कि आप खुद दूध उत्पादन कर रहे हैं, और दूसरा हिस्सा ये है कि आप डेयरी के दूध को ले रहे हैं, उसका प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, या उससे नए उत्पादों को बना रहे हैं, प्रोसेसिंग करके, लाइक पनीर बना रहे हैं, दही बना रहे हैं, उसका पैकेट बना रहे हैं और उसको बाजार में बेच रहे हैं ट्रांसपोर्ट करके, या आइसक्रीम वगैरह का बनाने का धंधा है, वो भी एक डेयरी से रिलेटेड ही आइटम्स आती हैं। और बहुत से लोग को ये आसान लगता है कि 5-4 भैंसें खरीदेंगे और दूध आने लगेगा, 2 लेबर रखेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 90% धंधे डेयरी से रिलेटेड बंद हो जाते हैं 1 साल या 2 साल के अंदर। तो आप इसमें क्यों ये आसान नहीं है, क्यों इसमें बहुत सीरियसनेस की ज़रूरत है? क्योंकि इसमें लेबर बहुत मांगता है, डेयरी लेबर बहुत मांगता है। और इसको शुरू करने का सही तरीका ये है, बहुत से लोग ये करते हैं कि पहले वो कलेक्शन शुरू करते हैं और छोटे स्तर पर उसको बेचना शुरू करते हैं। कलेक्शन के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मोटरसाइकिल से ही शुरू करते हैं कई लोग, फिर बाद में मिल्क व्हीकल लेते हैं, मिल्क व्हीकल के बाद धीरे धीरे वो आगे के धंधे को बढ़ाते हैं। उनके पास मार्केट होता है तो बाद में वो डेयरी धीरे धीरे सेटअप कर लेते हैं। अब जो गांव में रहता है, जो एक आम किसान है, वो क्या सोचता है, उसको खेती के साथ साथ 2 पैसे एक्स्ट्रा कहीं और से आ जाएं, तो वो सबसे बेस्ट तरीका क्या है उसके पास, वो 4 पैसे पाल लेगा अपनी। तो अब इसके लिए पहले तो देखो दोस्तों, ये था कि 1 लाख से ऊपर का अगर आप लोन लेने जाते थे बैंक में, तो आपका कृषि से रिलेटेड कोई लोन लेने जाते थे, तो आपको अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ती थी, मॉर्गेज मतलब गिरवी रखनी पड़ती थी। अगर जिसके पास नहीं है, आप भारतीय राजस्व व्यवस्था को जानते हैं, कई सालों से बाप दादाओं की ज़मीन तो अलग हुई नहीं है, उसमें आपको पता नहीं है कि आपके हिस्से की ज़मीन कितनी है, और ज़मीन का हिस्सा है भी तो सीमांत किसान और भूमिहर तो भारत में बहुत ज़्यादा है, लैंडलेस एग्रीकल्चर्स। तो उन लोगों को इस धंधे के लिए लोन नहीं मिल पाता था। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उन्होंने डेयरी उद्योग को भी मुद्रा स्कीम के अंदर कवर किया। अब बैंक के पास भी एक स्कीम है कि अगर उसे कोई पोटेंशियल कैंडिडेट लगता है लोन का, जो कर सकता है डेयरी उद्योग को, या जो कर रहा है, जिसको अनुभव है, जो मार्केट में है, और उसके पास सिक्योरिटी नहीं भी है, तो वो उसको मुद्रा के अंदर कवर करके लोन दे सकता है। अब इसका नियम क्या है? मुद्रा, मैं अभी सिर्फ बैफेलो या जो काव है रियरिंग पे बात कर रहा हूँ, मिल्क एनिमल खरीदने पे बात कर रहा हूँ, मिल्क एनिमल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ।
अभी मैं प्रोक्योरमेंट या उससे नए उत्पाद बनाने वाला, या उसकी मार्केटिंग करने के लिए, या उससे रिलेटेड कुछ और उद्योग धंधे आगे, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज वगैरह पे। मैं बात कर रहा हूँ जस्ट आपको भैंस खरीदनी है, एनिमल खरीदना है, यानी कि जानवर खरीदना है, भैंस खरीदनी है या गाय खरीदनी है। अब क्या है कि ये जब आप बैंक में जाएंगे, आप मान लीजिए किसान हैं और आप कह रहे हैं कि बैंक वाले से कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक वाला आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा। आप किसान हैं, ठीक है, आपके पास शेड भी है, उसको बांधने के लिए वो पूछ लेगा कि आपके पास शेड है, मतलब कि रखने की जगह है, जानवर को बांधने की जगह है। आप कहेंगे हाँ जी साहब है। तो अब वो पूछेगा आपको कितने जानवरों की ज़रूरत है। तो आप अगर एक कहेंगे तो वो मना करेगा, मतलब वो कहेगा कि 2 होने चाहिए यूनिट। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डेयरी यूनिट जो है 2 जानवरों के हिसाब से मिलती है रोटेशन पे। वो आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन सैंक्शन करता है, तो 50,000 की एक भैंस को लेके करता है। तो अब वो क्या करेगा, 50,000 की एक भैंस वो अभी दे देगा और 50,000 रुपया वो आपको 6 महीने बाद देगा। उसका ये मानना है कि 6 महीने तक ये भैंस दूध देगी, तो आप इसके पैसे से उसका EMI देंगे, हफ्ता देंगे, और जो बाकी का जब 6 महीने बाद आप दूसरी भैंस कर देंगे और ये कम दूध देने लगेगी, तो आप 6 महीने बाद जो दूसरी भैंस आएगी उससे मार्केट में दूध देंगे और उससे आप बैंक का हफ्ता देंगे। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, किसान को जो आज के डेट में प्रॉब्लम लगती है, छोटे किसान को, उसको इस बात का पता नहीं होता है कि जब बैंक से आप लोन लेते हैं तो इसका इंश्योरेंस भी होता है, और जो जानवर का इंश्योरेंस है वो थोड़ा महंगा है। तो जब आप कॉस्टिंग करें, जब आप अनुमान लगाएं कि मुझे कितने का मिलेगा, तो वो उसमें इंश्योरेंस का अमाउंट भी आप जोड़िए। अभी मैं अगर आप 4 भैंस लेना चाहते हैं तो 2-2 की जोड़ी में वो देगा। ये मानना है मोटा मोटा बैंकों में अभी कि 50,000 का एक जानवर आता है। हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं करता। अभी मैसाना भैंस या मुर्रा भैंस का कीमत जो है 1 लाख तक है, और 1 लाख तक होने के बाद भी उस भैंस का कीमत 1 लाख तक है, और उसके ऊपर उसका इंश्योरेंस कॉस्ट है, उसके ऊपर उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मतलब लाने ले जाने का खर्चा है, तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है। मेरा ये मानना है कि ये कम है। नाबार्ड ने भी अभी जो स्कीम निकाली है, जो नाबार्ड के अंदर जो सब्सिडी स्कीम है, वो भी ये मानता है कि 10 लाख तक, जो 7 लाख तक का यूनिट होगा उसमें 10 भैंसें आ जाएंगी। अब जो है हम भैंसों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें स्कीम होती है, DDS है, डेयरी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम है नाबार्ड की। इसमें जो है आपको सब्सिडी आती है, लेकिन ये सब्सिडी कैसी है आपको ये बात समझना होगा। एक तो ये सब्सिडी है बैक एंड सब्सिडी। बैक एंड सब्सिडी में ये होता है कि आपकी लास्ट की जो किस्तें बची होंगी वो इस सब्सिडी के पैसे से बंद की जाएंगी। एक यानी कि आपका खाता सही चलना चाहिए, तभी आपको सब्सिडी क्रेडिट होगी। दूसरी बात है, नाबार्ड की जो ये स्कीम की सब्सिडी है उसमें एक और कंडीशन है कि पहले आओ पहले पाओ, यानी कि आपको जल्दी अप्लाई करना होगा। अगर वहाँ फंड खत्म हो गया होगा तो आपको जो है सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। ये 2 चीज़ें आप महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए, छोटे डेयरी उद्योगों के लिए अभी नाबार्ड की सब्सिडी स्कीम है। अब दूसरी बात, मान लिया जाए बैंक मैनेजर के पास आप गए, हम 1 भैंस से शुरू करते हैं, आपने फर्स्ट 2 भैंसों का लोन उसने सैंक्शन कर दिया, 1 भैंस के लिए आपको पैसा दे दिया। आप पशु मेला में गए, आपने 1 भैंस खरीदी, अच्छी लगी, आ गए। आपको उसको क्या क्या लाना होगा, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लाना होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट आपको जो आपके एरिया का जानवरों का डॉक्टर होगा सरकारी, वो आके लिखेगा कि हाँ मैंने आज इसका भैंस देखी और वो सही थी, स्वस्थ थी, और इतना लीटर दूध देने वाली थी, फिट थी और दूध देती है। अब बैंक मैनेजर भी आएगा देखने के लिए कि भाई इसने मेरे पैसे का भैंस लिया या नहीं लिया। वो क्या क्या देखेगा, आपके पास भैंस तो है,
आपको कि हाँ है, वो कहेगा कि भैंस का बच्चा भी होना चाहिए। अधिकतर ये ट्रेंड है कि भैंस का बच्चा, अगर भैंस है फीमेल है तो शी बैफलो है तो बचाते हैं, ये बैफलो है तो उसको ऐसे छोड़ देते हैं। और तो वो कम से कम तब तक तो बचा के रखिए जब तक वो देखने के लिए आ रहा है। उसके अलावा इंश्योरेंस वाला आएगा, आपकी भैंस की टैगिंग होगी। अगर किसी भी प्रकार से आपकी भैंस मर जाती है तो आपको सबसे पहले बैंक वाले को बताना है, ताकि आपका इंश्योरेंस क्लेम हो पाए और आप पे जो भार है भैंस का, वो भैंस के लोन का वो खत्म हो जाएगा। इंश्योरेंस से आपको पैसा मिल जाएगा। 6 महीने बाद आपको दूसरी भैंस मिलेगी। अब ऐसे आप जोड़ी में लेंगे, मतलब 2 भैंसों का 4। लेकिन आपको अभी ये बात ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो भैंस लोन मिलेगा या डेयरी लोन मिलेगा, गाय के लिए लोन मिलेगा, वो 10 लाख तक ही मुद्रा के अंदर कवर होगा। उसके ऊपर अगर आप कोई लोन लेना जा रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी देनी होगी, फिर कुछ न कुछ आपको गिरवी रखना होगा। तो अगर आप छोटे से शुरू कर रहे हैं तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। अब जो है कॉस्टिंग का बहुत बड़ा इशू रहता है। कई लोगों को बहुत आसान लगता है कि भाई मैं 2 लेबर रख लूँगा और इतनी कमाई हो जाएगी। ऐसा नहीं है। डेयरी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है इनिशियली, जब तक कि आप एक अगर आप कोई सक्सेसफुल डेयरी यूनिट देखना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पश्चिमी महाराष्ट्र की चितले की डेयरी देखिए, गोकुल डेयरी देखिए, वारना डेयरी देखिए, और पंजाब साइड में जाना चाह रहे हो बिरका की डेयरी है। क्योंकि जो मेजर डेयरी उद्योग सक्सेस हुए हैं बड़े लेवल पे, वो कोऑपरेटिव, या तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव उससे शुरू हुए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के, या वो एक बहुत बड़े प्राइवेट प्लेयर थे, तब वो शुरू हुए हैं धीरे धीरे, और उनकी पहुंच गांव-गांव में है। अगर मैं इसमें अभी मैं सिर्फ जानवरों से रिलेटेड डीईडीएस की स्कीम आपको समझा रहा था कि आपके पास 10 जानवर होने चाहिए, यानी कि 5 एक बार मिलेंगे, 5 एक बार मिलेंगे, और उसकी कॉस्टिंग 7 लाख मानेगा। तो नाबार्ड जो है उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 25% की सब्सिडी देता है, और वो बैंक मैनेजर खुद अपने जो हेड ऑफिस होता है उसके मार्फत नाबार्ड को भेज देता है अपना पूरा प्रपोजल और सैंक्शन लेटर लगा के, और नाबार्ड जो है आपको बैंक को वो लोन, वो सब्सिडी आपके बैंक को दे देती है। अब इसमें डीईडीएस स्कीम एक बड़ी स्कीम्स हैं। तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि आपने डेयरी में एक दूध उत्पादन के लिए क्या मिला। आपके पास क्या क्या है, शेड है, जमीन है, चारे की व्यवस्था है। आपने एक साथ आपको 10 भैंसें नहीं मिलेंगी, 5 भैंसें मिलेंगी, 5 भैंसें बाद में मिलेंगी। इंश्योरेंस कॉस्ट इसमें आपको जोड़ना है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आपको जोड़ना है, और आपका लेबर भी आपको जोड़ना। आपकी मेहनत इसमें बहुत जरूरी है। अगर डेयरी, अगर कोई ये सोच रहा है कि वो दूर बैठ के 5 गायें किसी लेबर के भरोसे छोड़ के वो पैसा कमा लेगा, तो ये बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे डेयरी उद्योग के अंदर खासतौर पर। अब रही बात दूसरे तरीके की, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपली ट्रांसपोर्टेशन मिल्क कलेक्शन पर आ जाइए। आपको एक मिल्क टेस्टर मशीन लेनी होगी। आप मिल्क टेस्टर मशीन के हिसाब से, फैट रेट के हिसाब से आप उसका दूध का दाम तय कर दीजिए। आप गांव-गांव जाइए, दूध कलेक्ट कीजिए और शहर में बेचिए। ये सबसे छोटे स्तर से काम करने का तरीका है। अब डेयरी उद्योग जब नए दूसरे दर्जे पे आता है, दूसरे दर्जे पे बोले तो अभी क्या हो रहा है कि मिल्क ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल होता है। आपने देखा होगा कि एक बड़ा टैंकर होता है। टैंकर में अभी एक चीज व्यवस्था हो रही है कि उसके पीछे उसी में कूलिंग सिस्टम लगा होता है, एसी का सिस्टम लगता है। वो बहुत महंगा व्हीकल बनता है। तो उसमें भी 26.20 यानी कि 26.20 लाख तक का अगर आप व्हीकल ऐसा कूलिंग सिस्टम लगाते हैं तो भी आपको 25% और 33.32% की, आपको 3% की सब्सिडी है नाबार्ड की ओर से। और ऐसे ही आपको 30 लाख तक का कोल्ड स्टोर लगाते हैं तब भी आपको सब्सिडी है। ये सब्सिडी की अमाउंट तो लगभग यही रहती है। और कंपोस्ट के लिए भी है। इवन कोई पढ़ा लिखा आदमी है और वो वेटरनिटी हॉस्पिटल, मोबाइल हॉस्पिटल खोल रहा है, तो उसके लिए 2.60 लाख तक है, और एक ही जगह रख के खोलेगा तो 2 लाख तक पे सब्सिडी है। और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए 3 लाख पे सब्सिडी है। अब आपको इसका जो डेयरी का बड़ा फार्मिंग का रूप है
उसको समझाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा कि आप बड़े लेवल पे डेयरी को प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसका अगला हिस्सा मैं ज़रूर लाऊंगा आपके सामने, और डेयरी को बड़े उद्योग के रूप में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, डेयरी बड़ा कैसे होता है, बड़े उद्योग के लिए आपको कैसे लोन मिल सकता है, जरूर मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।